हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, भाज्य संख्या होती क्या है? एक से बड़ी वह सभी संख्याएं, मतलब कि एक संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसका फैक्टर मतलब कि गुणनखंड, जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो, मतलब कि जिसका फैक्टर 2 से ऑलवेज ज़्यादा हो, मतलब कि हमेशा ज़्यादा हो, कम से कम 3 हो, जिसका फैक्टर कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे कि 4 ले लेते हैं हम लोग, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। इन सब का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। 2 दूना का 4, फिर 2 कम 2। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 1, मतलब कि इसका फैक्टर कितना हुआ? 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम की संख्या का फैक्टर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। या इसको और भी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि वह एक से बड़ी वे संख्या है जिनमें एक और उस संख्या के अलावा दूसरे संख्या से भाग लग जाए, दूसरे किसी भी संख्या से भाग लग जाए, दूसरे किसी भी संख्या से भाग लग जाए। भाग देना तो हम लोग को आता ही है। जैसे कि 4 ले लेते हैं, 4 को अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं तो 4 मत में कटेगा। एक ये हुआ, एक इससे भाग लगा 1 से, एक 4 लेते हैं, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 मत में कट जाएगा, मतलब कि एक ये हुआ। और एक इन दोनों के अलावा 2 है जिनसे 4 में भाग लग सकता है, 2 दूना का 4, मतलब कि 4 क्या है? भाज्य संख्या है। और अच्छे से समझने के प्रयास करते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाज्य संख्या के बारे में, कि एक से बड़ी वे संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम 3 होना चाहिए। किसी भी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए उसका गुणनखंड मिनिमम 3 होना चाहिए, मतलब कि 2 से ज़्यादा सबसे पहले 3 आता है, तो मतलब कि मिनिमम 3 होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक से बड़ी वे संख्या जिनमें एक और उस संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगे, मतलब कि भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि हम लोग अभी देखें, 4 को देखें, 6 देख लेंगे, 8 को देख लेंगे, 9 को देख लेंगे, 10 को देख लेंगे। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। चेक करना होगा हम लोगों को, तो चेक कर सकते हैं हम लोग। 6 को भाग देंगे 1 से, 6 मर्द में कटेगा, मतलब कि क्या हो गया? ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। फिर हम लोग 6 से देखेंगे,
6 को 6 से काटेंगे तो एक मत में कट जाएगा। फिर इन दोनों के अलावा भाज्य संख्या होने के लिए एक और 6 के अलावा किसी और भी संख्या से कटना चाहिए, मतलब कि भाग लग जाना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेंगे 2 से, क्या 2 से 6 कटेगा? कट जाएगा, 3 मत में कट गया, मतलब कि 2 से भी विभाजित हुआ, मतलब 2 से भी भाग लगा 6 में, 3 से भी लग जाएगा, 3 दूना 6। तो इन दोनों के अलावा 6 और 1 के अलावा 6 में और 2 संख्या से भाग लग रहा है, 2 और 3 से, तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही हम लोग 4, 6, 8, 9, 10 ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। वैसे सभी की सारी भाज्य संख्या है, चेक करेंगे हम लोग। इन दोनों के अलावा एक और इन संख्याओं के अलावा जरूर एक दूसरे संख्या से क्या होगा? भाग लगेगा इन लोगों में, इन सब में। आगे हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या के बारे में। अब अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या, जिसे कि इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। अब इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। उसमें था कि 1 से बड़ी हुई सारी संख्याएं जिसका फैक्टर मतलब कि गुणनखंड 2 से अधिक हो, लेकिन इसमें 1 से बड़ी वे संख्याएं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, जिनका गुणनखंड, इसको इंग्लिश में फैक्टर कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। तो 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 2 हो, मतलब कि जो भी 1 से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे हम लोग, जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए? केवल और केवल 2 होना चाहिए, मतलब कि एक वो अपने आप से कटे और 1 से कटे। ऐसी संख्या कौन हो सकती है? जैसे कि 2 ले लेते हैं हम लोग, 2 को अगर फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो एक कटेगा 2 से 1 मत में, यानी कि एक 2 हुआ और एक 1 हुआ, 2 हो रहा है। 3 को लेंगे, इसका भी फैक्टर निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे, मतलब कि फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 मत में जाएगा, मतलब कि एक 3 हुआ और 1 हुआ। इन सब का फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब कि किसी भी संख्या का अगर फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब कि गुणनखंड 2 आ रहा है, उस संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसे ही और देख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जिसमें एक और उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, मतलब कि 1 से बड़ी वे सारी संख्या जिनका फैक्टर केवल और केवल 2 हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वे संख्या है जो सिर्फ 1 से भाग लगे जिनमें, और उस संख्या से, जो संख्या है सिर्फ उससे भाग लगे। जैसे कि 5 लेते हैं, 5 को सिर्फ 1 से काट सकते हैं हम लोग, 5 मर्त में कट जाएगा, या फिर 5 से हम लोग 5 को 1 मर्त में काट सकते हैं, मतलब कि सिर्फ 5 से भाग लगेगा और 1 से, इसलिए 5 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ, मतलब कि अभाज्य संख्या हुआ।
ठीक है, अब इसके आगे और कुछ इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। प्राइम संख्या के बारे में जो हम लोग को हमेशा याद रखना है, देख लेते हैं हम लोग वो। देखिए 1 से 25 तक, 1 से 25 तक संख्याओं में प्राइम संख्या 9 होती है। मतलब कि अगर गिनती लिखते हैं हम लोग 1 से 25 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 से 25 तक संख्याओं में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो कि प्राइम संख्याएं हैं, मतलब कि अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 तक संख्या में अगर हम लोग देखें कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका फैक्टर केवल और केवल 2 हो, तो देखिए 1 से बड़ा लेना है, मतलब कि 1 तो होगा नहीं, एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 से बड़ी संख्या लिया जाता है। तो देखिए 1 से बड़ी संख्या एक है 2, जो कि जिनका फैक्टर केवल और केवल 2 होगा। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, इन सभी संख्याओं का फैक्टर केवल और केवल 2 है। मतलब कि ये सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। काउंट कर लेंगे हम लोग एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से 25 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या मिल रही है? 9 मिल रही है। इसी तरह 25 से 50 तक जाएंगे हम लोग, तब हम लोग को मिलेगा 6 प्राइम नंबर। मतलब कि 25 से 50 तक संख्या अगर लिखते हैं और उनमें देखते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम लोग देख लेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ऐसी 25 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, केवल और केवल एक को छोड़कर। फिर देख लेंगे हम लोग 1 से 200 तक, 1 से 200 तक के बीच 46 ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। हमेशा हम लोग को याद रहेगा 1 से 25 तक 9 है, 25 से 50 तक 6 है, 1 से 100 तक 25 है और 1 से 200 तक 46 है। और इन सब के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या हैं, एक को छोड़कर। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। या नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि एक न ही भाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो एक को न तो भाज्य संख्या कह सकते हैं और न ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 25 तक इस संख्याओं में 9 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? काउंट कर लेंगे हम लोग। 25 से 50 तक 6 है, 1 से 100 तक 25 है। ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में हम पहले ही भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बताए थे, अब उसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या के बारे में पहले समझ लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। पहले भी बता चुके हैं हम। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q
क्यू के रूप में हो, क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो सकता है, क्यू सिर्फ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी शर्त है कि पी और क्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 5/7, 6/8, 9/11, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग ऐसे भी संख्या दे सकते हैं कि 4 क्या है, 6 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है। तो ये सारी की सारी संख्या भी परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी संख्या के नीचे मतलब कि बाटा में एक रहता है। क्या रहता है, एक। 6/1 लिख सकते हैं, मतलब कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। और एक भी दे कि इस संख्या के और नीचे एक दे, एक से भाग दे किसी संख्या में, 8 में अगर एक से भाग दे हम लोग, फिर 8 आएगा। आ रहा है कि नहीं। इसलिए सभी संख्या के हर में, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी कि सारी संख्या का हर मतलब कि एक होता है। क्या होता है, एक होता है। इसलिए कोई भी संख्या 5, 4, 3, 2, 7, ये सारी की सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में और एक समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम बोलें कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब हम बोले कि 0 क्या है, 0 भी तो पूर्णांक संख्या है। बोलें कि 0 क्या है, देखिए 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं हम लोग, 3, 0/2, तो ये भी तो P/Q के रूप में हुआ ना, P/Q के रूप में आ रहा है कि नहीं। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दें, जैसे कि 0 5 से भाग दें, तो 0 मर्त में फिर जाएगा। अगर 0 से इसको गुणा करते हैं तो 0, तो यहाँ भी 0 आएगा, कटा कि नहीं 0 मर्त में, मतलब कि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहले भी वीडियो में बताए थे हम लोग कि अगर किसी संख्या में संख्या ऊपर रहेगा अगर, और उसको 0 से भाग दे दें, मान लीजिए कि 5 है और नीचे Q के जगह पर, ये तो P के जगह पर हो गया 5, अगर Q के जगह पर हम लोग 0 लगा दें तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ इस संख्या का। लेकिन वहीं 0 रहे और 0 को किसी संख्या से भाग दें तो ऑलवेज 0 होता है, मतलब कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा याद रहेगा हम लोग को, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में एक और चीज़ हम लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है। 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग और 1 से 15 तक संख्याओं का घन, ये हम लोग को याद होना चाहिए। जिन भी लोगों को याद नहीं है, याद कर लेंगे, लिख भी देते हैं। वर्ग तो वैसे बन जाएगा, Q लिख देते हैं 1 से 15 तक, 1 का Q, 2, 3 का Q,
4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7, 8, 9, 10। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब तो हमेशा एक ही होता है। 1 का क्यूब कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का अगर क्यूब पावर में 3 दिखे, मतलब कि उसको 3 बार गुणा करना है। अगर 1 को 3 बार गुणा करें हम लोग, फिर भी 1 आएगा। और 2 को कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना जाएगा? 2 दूना का 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 का करेंगे तो 27 आएगा, 4 का 64 आएगा, 5 का 125 आएगा, 6 का 216 आएगा, 7 का 343 आएगा, 8 का 512 आएगा, 9 का 729 आएगा और 10 का 1000 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग देख लेते हैं 11 का, देख लेते हैं 11 का क्यूब, 12 का, 13 का, 14 का और 15 का। मिनिमम हम लोग को 15 तक याद रहना चाहिए। 11 का करेंगे 1331 आएगा, 12 का करेंगे 1728 आएगा, 13 का करेंगे 2197 आएगा, 14 का करेंगे 2744 आ जाएगा और 15 का 3375 आएगा। ठीक है, कम से कम हम लोग को क्यूब 15 तक याद होना चाहिए और वर्ग 1 से 20 तक याद होना चाहिए। वर्ग का मतलब ये तो 3 बार हम लोग गुणा कर रहे थे। इस तरह का 1 का वर्ग कहें हम तो 1 गुणे 1 मतलब कि 2 बार गुणा करना होता है। तो 1 का करेंगे वर्ग तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 2 गुणे 2 मतलब कि 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 3 गुणे 3 9 आएगा। इसी तरह हम लोग 20 तक देख लेंगे, 20 का करेंगे तो 400 आएगा। कर लीजिएगा आप लोग भी और याद रखिएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या सीखने के लिए 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। अभी देखेंगे हम लोग कि 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 15 तक के क्यूब कैसे हम लोग के यूज में आता है, मतलब कि उसका प्रयोग कैसे होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या में। पहले अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं हम लोग। आइए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, परिमेय संख्या होता है कि p बटा q के रूप में हो, लेकिन अपरिमेय संख्या होता है कि p बटा q के रूप में न हो। और p और q अगर इंटीजर हुआ, मतलब कि पूर्णांक हुआ, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें p बटा q क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी संख्या p बटा q इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर इंटीजर हुआ तो संख्या क्या हो जाएंगी? p तो इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर p इंटीजर हुआ तो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम लोग को सीखना है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए। p बटा q के रूप में कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संख्या p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए। देख लेते हम लोग कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि √3, √5, √7, √10, ये सारी की सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को यूज में आएगा कि वर्ग और 1 से 15 तक के क्यूब कैसे हम लोग को यूज में आता है। देखिए, अगर हम लोग देख लें, एक पाई भी होता है। पाई याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर 22/7 लिख दें हम, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये तो p बटा q के रूप में हो गया। इस तरह ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 दिया है अगर 22/7 दिया है मान, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन केवल पाई लिखा है तो अपरिमेय संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को वर्ग और क्यूब कैसे यूज में आता है। अगर हम दे दें कि √9 क्या है, अभी तो हम लोग देखें कि रूट में जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या हो रही है। लेकिन अगर हम दे दें
कि रूट 9 क्या है। तो देखिए रूट 9 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3, मतलब कि रूट के अंदर जो भी संख्या 2 रहेंगी वो एक बाहर आती है, 3। देखिए 3 का क्यूब पीछे हम लोग देखे हैं, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो जिस भी संख्या का वर्गमूल, वर्ग जैसे कि 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होगा। इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अगर 3 बाहर निकला, 3 तो पूर्णांक संख्या है, मतलब कि अगर ये p है तो q 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये संख्या p बटा q के रूप में हो गया, तो p बटा q के रूप में हो तो इसको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसी तरह सवाल में दिया रहेगा, अगर क्यूब यहाँ लगा दे, उसके बाद यहाँ दिया रहेगा 64, 64 को हम लोग तोड़ेंगे। अगर यहाँ 3 दिया है, मतलब कि कोई भी संख्या अगर रूट में 3 बार आ रहा है तो उसका एक संख्या बाहर निकल जाएगा, मतलब कि वो एक बाहर निकलेगा। अगर हम लोग को डायरेक्ट याद है कि 64 किस संख्या का घन होता है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग कि 4 का, हम लोग जानते हैं कि 4 का घन कितना होता है 64। अगर याद नहीं है तो इसको तोड़ेंगे, 4 गुणे 4, कितनी संख्या आ रही है अंदर, 3 संख्या आ रही है, मतलब कि एक बाहर आएगा। अब 4 बाहर आया तो ये तो पूर्णांक संख्या है, तो ये हो जाएगा p, और q को हम लोग 1 ले लेंगे, तो p बटा q के रूप में ये भी संख्या हो गया, मतलब कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस चीज़ को हम लोग को हमेशा याद रखना है। इसलिए हम लोग को 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 15 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे कभी कि दो संख्या, मतलब दो संख्या है, दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी परिमेय या अपरिमेय, कितनी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या